बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे डिबाई हक्कल लिमिटिंग लॉ। इससे पहले हमने आयनिक एटमॉस्फेयर वाला जो टॉपिक पढ़ा था, थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर, उसमें हमने डिबाई हक्कल थ्योरी को जो है वो इंट्रोडक्शन और उसके अंदर जो भी पैरामीटर्स हैं सारे हमने डिस्कस किए थे, उसकी assumptions डिस्कस किए थे। तो उस डिबाई हक्कल जो थ्योरी थी, इसमें डिबाई और हक्कल ने इसको प्रेजेंट किया था। और ये जो 1923 में ये क्या हमें बताती है, क्वांटिटेटिव जो है वो अप्रोच के बारे में बताती है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये आपने पॉइंट याद रखना है। लिमिटिंग लॉ इक्वेशन भी इसको हम कहते हैं। और ये कब अप्लाई करते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर ये अप्लाई होती है। अगर सॉल्यूशन आप कंसंट्रेटेड लेते हैं तो इसके रिजल्ट्स जो आते हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ मैच नहीं करते। इसके लिए जो है वो सॉल्यूट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होती। ये पॉइंट्स आपने याद रखने। इसमें जो assumptions हैं पहले भी हमने पढ़ी थी, दोबारा इसको रिवाइज करेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए? सॉल्यूट मस्ट बी 100% डिसोसिएट होना चाहिए। उसके बाद डाइल्यूट होना चाहिए। उसके बाद उसकी मोलैलिटी जो है या कंसंट्रेशन 0.01 मोलर तक डाइल्यूट हो या इससे भी लो हो तो फिर ये एप्लीकेबल होगा। इसमें टू फोर्सेस अप्लाई होती हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, एसिमेट्रिक फोर्स या विस्कस या ड्रैग फोर्स। जिसको हमने एसिमेट्रिक फोर्स को हमने रिलैक्सेशन फोर्स भी कहा था और हमने इसको फाइंड किया था जो है। उसके बाद विस्कस या ड्रैग फोर्स, ये हमने तफसील से डिस्कस किया था कि ये एसिमेट्रिक फोर्स क्या होती है, और विस्कस या ड्रैग फोर्स जिसको हमने इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स भी कहा था, जो कि किस वजह से होती है? रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम की वजह से होती है। और एक और फोर्स होती है इसमें कोलम्बिक फोर्स, जो कि चार्जेस सेंट्रल पॉजिटिव आयन और इस नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो कोलम्बिक फोर्स होती है उसको हम लिखते हैं Q1 Q2 ओवर आर स्केल। उसके बाद आखिरी पॉइंट, ईच आयन इज सराउंडेड बाय आयनिक एटमॉस्फेयर। ये पॉजिटिव आयन है, ये ऑपोजिट चार्जेस के आयनिक एटमॉस्फेयर से सराउंडेड होगा। ये बातें हमने पहले भी डिस्कस की थी सारी, इसको दोबारा हमने सारा लिख दिया है, तफसील हमने पहले इसकी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ जो लिमिटिंग लॉ इक्वेशन हमने डिस्कस करनी है उसमें ये कहा गया कि एनर्जी ऑफ द आयनिक एटमॉस्फेयर, ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर है इसकी जो एनर्जी है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल इन ओरिजिन है। यानी कि जो आयनिक एटमॉस्फेयर की जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल इन नेचर होती है। जब इलेक्ट्रिकल इन नेचर होगी तो क्या लिखा उसने? एनर्जी ऑफ अ चार्ज बॉडी, जो चार्ज पार्टिकल है, सेंट्रल पॉजिटिव आयन है, उसकी जो एनर्जी है वो क्या है? अब कहता है एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ वर्क होगी यहाँ पे। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कहता है एनर्जी ऑफ अ चार्ज बॉडी दैट इज द वर्क एक्सपेंडेड। कहता है एनर्जी क्या है? वर्क एक्सपेंडेड इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। कहता है पॉजिटिव आयन को जो चार्ज हुआ है, नेगेटिव आयन उसके इर्द गिर्द सराउंड हुआ है, उसमें जो वर्क एक्सपेंड हुआ है इन चार्जिंग द इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग क्या है? इज द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। किसके बराबर है वो वर्क? हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। ये बात याद रखनी है। जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बेसिकली ये क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को EI लिखेंगे पर्टिकुलर आयन के लिए। EI पर्टिकुलर आयन है। EI इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये क्या है? ये वर्क है जो एक्सपेंड होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन आयन। और वो किसके बराबर है? हाफ द चार्ज। जिस चार्ज जो चार्ज है, चार्ज क्या था हमारे पास? सेंट्रल पॉजिटिव आयन है फर्ज करो, तो वो चार्ज क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड लेंगे E एप्सिलॉन जिसको हम लिखते थे, और उसकी वैलेंसी ZI। जो भी चार्ज है +1 है तो +1 इंटू ई हो जाएगा, +2 है तो +2 इंटू ई हो जाएगा। यानी कि उसका चार्ज क्या होता है? चार्ज EZI, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये पोटेंशियल हमने कहाँ फाइंड किया था? याद करें, ये जो पॉजिटिव आयन के इर्द गिर्द नेगेटिव आयन, कोई भी नेगेटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल हमने फाइंड किया था, आपको याद होगा, -ZIE/K/D। ये कहाँ किया था? ये हमने डिबाई हक्कल जो थ्योरी पढ़ी थी उसमें जो आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस हमने पढ़ी थी, K फाइंड किया था। ये K क्या है? ये थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर में जो K था वो है। और ये जो पोटेंशियल है ये हमने वहां फाइंड किया था। वो लेक्चर अगर आपने नहीं सुना तो फिर आपको ये याद करनी पड़ेगी डायरेक्ट, वैसे भी आपको याद होनी चाहिए। ये पोटेंशियल है और ये चार्ज है, हाफ उसका हमने ले लिया। आगे बहुत आसान काम है। वो क्या है कि हमारे पास E इंटू ई क्या हो जाएगा? E स्केयर। ZI इंटू ZI क्या हो जाएगा? ZI स्केयर ओवर 2D। अगर इसको हम 1 मोल के लिए लें, 1 ग्राम आयन का मतलब है अगर वो आयन 1 मोल है, 1 ग्राम आयन का मतलब होता है 1 मोल, तो उसको यहाँ एवोगाड्रोस नंबर से n से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी क्वेश्चन में अब कोई चेंज नहीं करेंगे।
उसके बाद अगर आपने थर्मोडायनामिक्स प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ा हुआ है तो उसमें आपने केमिकल पोटेंशियल ऑफ आयन इन आइडियल सॉल्यूशन कैलकुलेट किया था, उसकी इक्वेशन हम वहां से कोट कर रहे हैं, वो क्या है, म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी लॉग ऑफ एक्स आई। ये एक्स आई यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन आपको पता है नंबर ऑफ मोल, मोलैरिटी की फॉर्म में हो सकती है, मोलैरिटी की फॉर्म में हो सकती है, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकती है, तो यहाँ पे एक्स आई क्या है, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में, आपने वहां भी डिस्कस किया होगा। फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये आइडियल सोल्यूशन के लिए केमिकल पोटेंशियल है, और फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए केमिकल पोटेंशियल क्या होगा, ये जो कंसंट्रेशन होती है ये आइडियल सोल्यूशन के लिए है, अगर नॉन आइडियल हो तो आपको पता है हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, एक्टिविटी की फॉर्म में ले जाते हैं इक्वेशन को, ए आई एक्टिविटी ऑफ आयन आई इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट एक्टिविटी ऑफ आई आयन इनटू कंसंट्रेशन, एक्चुअल कंसंट्रेशन जो एक्स आई है, जो कि मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अब ये ए आई की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे ये कंसंट्रेशन एक्स आई की जो है हम वैल्यू यहाँ पे इसको कोड कर सकते हैं, हम आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन की जगह हम एक्टिविटी की लेंगे, तो एक्टिविटी किसके अलावा होता है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट टाइम्स द जो एक्चुअल कंसंट्रेशन उसकी होती है, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास ये ए आई की जगह हम ये कंसंट्रेशन की जगह गैमा आई एक्स आई यहाँ पे कंसंट्रेशन लेंगे, क्योंकि ये आइडियल के लिए है और ये हमारे पास कंसंट्रेशन होगी नॉन आइडियल के लिए, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने गैमा आई एक्स आई। और आपको पता है लॉग जब हम लेते हैं, लॉग के बाद दो वैल्यूज हो उसको सेपरेट कर देते हैं, ये लॉग ऑफ गैमा आई प्लस के साथ लैदा हो गया, ये आर टी इसके साथ भी जाएगा, आर टी लॉग ऑफ एक्स आई के साथ भी आएगा, गैमा आई के साथ भी आएगा आर टी, क्योंकि वो बाहर कॉमन है दोनों तरफ। अब क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है नॉन आइडियल के लिए। अब ये पोटेंशियल आता है, केमिकल पोटेंशियल आता है आइडियल के लिए, ये केमिकल पोटेंशियल आता है नॉन आइडियल के लिए। अब इन दोनों क्वेश्चंस को हम माइनस करें, डिफरेंस लें, तो फर्क क्या आता है कि आइडियल सॉल्यूशन से जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, जब हम एक्चुअल कंसंट्रेशन से एक्टिव कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, इफेक्टिव कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो क्या चेंज आता है, इन दोनों का डिफरेंस लें, तो डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 तो आ जाएगा हमारे पास, इसे सारे ये म्यू आई से कट जाएगा, म्यू आई नॉट से कट जाएगा, आर टी लॉग ऑफ एक्स आई से कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, आर टी लॉग ऑफ गैमा आई बचेगा, आर टी लॉग ऑफ गैमा आई। और ये जो आर टी लॉग ऑफ गैमा आई है, ये वो एनर्जी का डिफरेंस है, जो कि इसको हम बोलेंगे फ्री एनर्जी चेंज, और ये किस वजह से है, ये उस आयनिक एटमॉस्फेयर की वजह से है, जो कि वो एनर्जी, ये बेसिकली वो एनर्जी है जो उस चार्जिंग को, जो हमने बात की थी ना, कि जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, वर्क एक्सपेंडेड इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, ये वो एनर्जी है जिसको हम पहले इसके बराबर लिख चुके हैं, इसके बराबर लिख चुके हैं, अब ये भी हमारे पास वही एनर्जी है। इसका मतलब है ये वो एनर्जी है जो चार्जिंग द आयन, जो ऑपोजिट आयन है पॉजिटिव आयन के सराउंडिंग में, उसको चार्ज करने में ये भी उसकी एनर्जी है और ये भी उसकी एनर्जी है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1, ये भी एनर्जी है जो वर्क की फॉर्म में है और ये भी एनर्जी है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ई आई की जगह हम लिख देंगे आर टी लॉग ऑफ गैमा आई, और इस तरफ ये क्वेश्चन एज इट इज वैसे की वैसे ही है। उसके बाद हमने आर टी को जस्ट नीचे ले गए हैं, तो ये हो जाएगा 2d पहले था तो आर टी उसके साथ आ गया, और इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। उसको देख ले जरा, इसको आप आसानी से देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, जस्ट उसको ये क्वेश्चन में क्या किया है बताएं दोबारा। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 आई थी, ये भी वही एनर्जी है, ये वर्क डन जो है, वर्क एक्सपेंडेड है, ये और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इनको इक्वेट कर दिया है, ये आर टी को नीचे जाके क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। उसमें ये जो के है, ये जो के है, ये क्या था, मैंने बताया था आपको, थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर में जो हमने के लिया था, ये वो वैल्यू है जिसको हमने दोबारा यहाँ पे के की वैल्यू लिखी हुई है 4 पाई ई स्केयर एन सिग्मा सी आई जेड आई स्केयर ओवर डी के टी 1000 इंटू की पावर 1/2, ये हम पहले यूज क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने क्या किया है, अपनी क्वेश्चन जो जरूरत है उसके मुताबिक इसको चेंज करेंगे। अब यदि तो बात याद रखिए, ये जो के है, ये जो के है, ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है r/n, इस के की जगह हमने लगा दिया r/n, पहले तो यही बात याद रख लें। उसके बाद ये 4 है, 4 का बाहर स्क्वायर रूट है, तो 4 के बाहर स्क्वायर रूट हो तो हम स्क्वायर रूट खत्म कर दें तो अंदर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इतना आपको पता है। फिर पाई का स्क्वायर रूट हमने साल उसके अलग कर दिया, फिर ये ई का जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका ई हमारे पास खाली बच जाएगा, ये भी आपको पता है। उसके बाद ये एन है, ये इसका स्क्वायर रूट भी अलग कर दिया हमने,
और ये सिग्मा सी आई जेड आई स्केयर का स्केयर रूट भी अलग कर दिया, यानी कि हमने सबके स्केयर रूट्स को अलग कर दिया ताकि क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर सके। उसके बाद ये डी के की जगह आ गया आर ओवर एन और डी टी आर ओवर एन की पावर स्केयर रूट इसका भी अलग कर दिया और 1000 का स्केयर रूट भी हमने अलग कर दिया है। ये सिंप्लीफाई करने के लिए किया है। के की वैल्यू अगर आपको याद है ये आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद क्या किया है, ये 2 एज इट इज आ गया, ये 2 एज इट इज आ गया, ये पाई की पावर 1/2 है, ठीक है, और ये नीचे भी 1000 की पावर 1/2 है, तो पाई ओवर 1000 हम इकट्ठा कर सकते हैं, उसकी पावर 1/2 इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि दोनों की पावर सेम है, तो पाई ओवर 1000 की पावर 1/2 हम लिखेंगे तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद ये n की पावर 1/2 है और ये नीचे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में n की पावर 1/2 है, तो ये n की पावर 1/2 ऊपर चली जाएगी, तो वो इस n की पावर 1/2 n की पावर 1/2 में जमा हो जाएगी, तो n की पावर हाफ प्लस हाफ करें तो n की पावर 1 आ जाएगी, तो ये n 1 आ जाएगा। ये n की पावर 1/2 था, ये n की पावर 1/2 नीचे है, ये ऊपर जाके n की पावर 1/2 में ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल n आ जाएगा, n की पावर 1 आ जाएगी, हाफ खत्म हो जाएगा और नीचे अब n नहीं रहेगा क्योंकि ऊपर जाके उसकी पावर में ऐड हो चुका है। उसके बाद क्या किया, ये सिग्मा सी आई जेड आई स्क्वायर एज इट इज आ गया, हाफ उसके पावर वैसे ही है। उसके बाद डी आर टी, क्योंकि एन ऊपर जा चुका है तो नीचे क्या बचा, डी आर टी की पावर 1/2, तो ये हमने जो स्क्वायर रूट बाहर था उसको सेपरेट भी कर दिया सबके साथ, और जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी उसको हमने सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन नंबर 6 बना ली। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 को हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। ये 5 की ये जो के वैल्यू थी, ये 2DRT नीचे ही रहेगा, देखिए 2DRT नीचे ही है, एन भी वैसे ही है, जेड आई स्केयर भी वैसे ही है, ई स्केयर भी वैसे ही है। इस के की जगह ये जो के है, इस के की जगह हम ये क्वेश्चन सारी वैल्यू पुट कर देंगे, थी ये, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करके हमने ये बना दिया है। अब ये पुट कर दिया हमने, सारी इक्वेशन एज इट इज यहाँ पे उठा के लिख दिया और कुछ भी हमने नहीं किया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, देखें हमारे पास ये n था और ये n इंटू n क्या हो जाएगा, n स्केयर हो जाएगा। इसी तरह ये e स्केयर और ये e, तो ये e क्यूब हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद जेड आई स्केयर एज इट इज अंदर ले गए हैं, पाई की पावर पाई ओवर 1000 की पावर 1/2 हम बाहर ले आए हैं, क्योंकि जेड आई वेरिएबल है, ये +1 +2 कुछ भी हो सकता है, इसको हम अंदर लेके जा रहे हैं, जबकि ये कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर लेके आ रहे हैं, क्योंकि अपने सारे कांस्टेंट्स को साइड पे करना है ताकि उनकी वैल्यूज पुट करके हम एक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस कर सके। ये जेड आई स्केयर अंदर चला गया, बाकी ये सिग्मा सी आई जेड आई स्केयर ये भी वेरिएबल है, ये भी सेपरेट रहेगा। नीचे आ जाए, नीचे आएंगे तो ये 2 इस 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये डी, ये आर है और ये भी आर है। अब आर जो है, यहाँ आर की पावर 1 है और यहाँ आर की पावर 1/2 है, तो आर की पावर 1 जमा 1/2 करेंगे तो आर की पावर 3/2 आ जाएगा, उसको भी हमने सेपरेट कर लिया। ये था dt की पावर 1 और यहाँ dt की पावर क्या बचेगी, क्योंकि आर बाहर जा चुका है 1/2, तो dt की पावर 1 प्लस हाफ, तो क्या हो जाएगा, dt की पावर 3/2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये dt की पावर 3/2 आ गई। ये क्यों सेपरेट किया है, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएबल है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट चेंज हो जाता है, तो ये हमने सेपरेट कर दिया। और r चूंकि कांस्टेंट है इसको हमने dt से लैला कर दिया। लैला दोबारा समझ लें, r की पावर 1, यहाँ r की पावर 1/2, 1 प्लस हाफ 3/2, ये dt अंदर चला गया, ये भी dt, तो dt की पावर हाफ है और dt की पावर 1, तो ये भी 3/2 हो जाएगा, और कुछ भी इसमें हमने नहीं किया। उसके बाद ये नेचुरल लॉग है, इसको दूसरे लॉग में चेंज करें तो 7 किससे मल्टीप्लाई करते हैं, याद करें 2.303 से। वो 2.303 मैंने 7 मल्टीप्लाई करने की बजाय उसको इधर जाके क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, एक स्टेप बचा लिया है ताकि हमारा स्टेप नया ना लिखना पड़े। अंडरस्टूड है, ये गलत नहीं होगा। 2.303 यहाँ लिखेंगे, सारी क्वेश्चन वैसे लिखेंगे, अगले स्टेप में उसको नीचे लेके जाएं, इससे बेहतर आप पहले साथ ही आप इसको 2.303 को इधर नीचे ले गए हैं, बाकी सारी क्वेश्चन सेम है, इसको हमने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद माइनस लॉग ऑफ गैमा आई यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू, ये सारा जो हमारे पास अब आ गया ना, ये वाला हिसाब, ये इतना हिस्सा जो सारा है ये कांस्टेंट्स हैं। देखिए n भी कांस्टेंट है, एवोगाड्रोस नंबर, e भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, इन सब को सॉल्व करें तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, a डैश, क्या कह देंगे, a डैश। अब हमारे पास ये सारा कांस्टेंट आ गया और हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें आप देखें हमारे पास क्या आ गया, गैमा है, और गैमा क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट, और इसका रिलेशनशिप अब आ जाएगा हमारे पास वैलेंसी के साथ और कंसंट्रेशन के साथ, टेम्परेचर के साथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ। इसको हम जो है वो ये हमारे पास जो क्वेश्चन थी इसको हम पार्ट 1
कह के सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये भी लंबी इक्वेशन है। इसको यहाँ तक आपने फिलहाल करना है, इसकी प्रैक्टिस करें और 2-3 दफ़ा जब तक इसको नहीं लिखेंगे आप, इसमें आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस लंबी होती हैं और ये कुछ स्टेप्स डायरेक्ट आते हैं कि ये वैल्यू फलां जगह से आ गई, ये वैल्यू फलां जगह से आ गई। बाकी मैथ इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई इंटीग्रेशन नहीं है, सिंपल रीअरेंजमेंट्स हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े स्टेप्स हैं, बड़ी वैल्यूज़ हैं, उनको याद करने में थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अदरवाइज इसमें जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि एडवांस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें प्रीवियस इक्वेशंस जो थर्मोकेमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ी हैं वो भी यूज़ होती हैं, और जो पीछे पढ़ी हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो भी यूज़ होती हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अगर वो याद करने वाली क्वेश्चन ना हो तो सिंपल मैथ है ये, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इसको यहाँ तक आप फिलहाल करेंगे। पार्ट 2 में इसको हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, इसको हम जो है इसका आयनिक स्ट्रेंथ के साथ इसका रिलेशनशिप बनाएंगे कि वो क्या बनता है, तो उससे फिर हम आयनिक एक्टिविटी जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है, उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट ले लें इसका।